हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आई एम डॉक्टर कपिल कुमार और आज से हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। ये आपके बीसीए थर्ड ईयर का जो 5th सेमेस्टर है उसके अंदर इस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है। 5 यूनिट है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर 5 यूनिट है, इसमें भी 5 यूनिट है। आज से हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम क्या डिस्कस करेंगे वो यहाँ लिखा है, जिसे हमेशा हम लिखेंगे टुडेज टारगेट बना के कि आज हमें क्या क्या डिस्कशन करना है। प्रोजेक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का क्या मतलब है और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब है, स्टीयरिंग कमेटी से आप क्या समझते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसे क्या क्या आना चाहिए, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, नीड फॉर एसपीएम, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, एक 3 कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इन एसपीएम, किस किस तरह के मैनेजमेंट होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसडीएलसी, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये बात आनी चाहिए कि व्हाट आर डिफरेंट फेजेस व्हाइल वी आर वर्किंग विद द सॉफ्टवेयर और व्हाइल वी आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। तो बात करेंगे एक एक करके। ये यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है, तो यूनिट नंबर 1 का सिलेबस में हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी के ये टॉपिक है। तो ऑलरेडी आप बीसीए 5th सेमेस्टर के अंदर हो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज डेटा, एक टर्मिनोलॉजी है इंफॉर्मेशन। क्विकली मैं आपको रिवाइज कर देता हूं क्योंकि इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा एंड प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर मैं कहता हूं 2 नंबर है 2 और 4 और अगर मैं इनके ऊपर एडिशन परफॉर्म कर देता हूं तो वी विल गेट 6। तो सिंपल एग्जांपल है, ये 2 और 4 क्या है, डाटा है और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू को और क्या कहते हैं, सीपीयू को प्रोसेसिंग एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि उसका काम प्रोसेस करने का होता है। तो प्रोसेस करने के बाद वो उसको 6 में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज यू कैन से डाटा एंड 6 इज इंफॉर्मेशन विच इज यू कैन से डिजायर्ड इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइज्ड डेटा और यू कैन से प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तो 2 बेसिक डेफिनेशन का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शन की बात करता हूं। इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, एन ऑर्डर और ए कमांड विच इज गिवन टू द कंप्यूटर टू चेंज द स्टेट ऑफ द इनपुट। वो ऐसा कमांड, ऐसा ऑर्डर जो आप देते हैं कंप्यूटर को कुछ करने के लिए। या अगर मैं सीपीयू की बात करूं, अगर मैं एक्चुअल इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो सीपीयू किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से तो अर्थमेटिक टाइप के और लॉजिकल टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, दीज आर दी अर्थमेटिक टाइप ऑफ ऑपरेशंस। लॉजिकल का मतलब होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, या इनसे मिलके जो ऑपरेशन बनते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन की एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो एएलयू की होती है। वो होता कैसे है, जब तक कंट्रोल यूनिट से कोई सिग्नल जनरेट नहीं होता, कंट्रोल यूनिट हमेशा क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है, 0-1 की फॉर्म में होता है, एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, उस कंट्रोल सिग्नल के बेसिस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है। बेसिकली वो जो कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, जो कॉम्बिनेशन या फिर कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है, जो कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है या फिर कलेक्शन ऑफ 0-1 होता है, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वर्ड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वर्ड बोलते हैं। बहुत ज्यादा डीप में मुझे नहीं जाना, मुझे अपने पॉइंट पे पहुंचना है। तो इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, वो जो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है उसे बेसिकली हम कंट्रोल सिग्नल को ही हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसे ही हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यह सिंपल डेफिनेशन आपने याद की होगी, एन ऑर्डर और ए कमांड विच इज गिवन टू द कंप्यूटर। जो कोई भी कमांड है, ऑर्डर हम देते हैं जिससे कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट होता है, दैट इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन। जैसे कि इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है, सपोज यू वुड लाइक टू कैलकुलेट द एडिशन ऑफ बी एंड सी सपोज। तो ये इंस्ट्रक्शन है। व्हाट इज दिस, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन जिसमें ए बी और सी क्या है, इसके अंदर ए बी सी क्या है, दीज आर दी ऑपरेंड, ए बी सी क्या है, दीज आर दी ऑपरेंड्स, और इक्वल सिंबल एंड प्लस सिंबल ये क्या है,
इक्वल एंड प्लस सिंबल ये क्या है, ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स हैं, या इन्हें ओप कोड भी बोलते हैं, ऑपरेशनल कोड भी बोलते हैं। प्लस से एडिशन होगा, दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये इक्वल का साइन है विच इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो बी और सी को ऐड करने के बाद उस वैल्यू को असाइन करने का काम करता है ए को। तो बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है, पहली बात थी इंस्ट्रक्शन क्या होता है, या उससे पहले आप मान सकते हो फर्स्ट था डेटा, सेकंड था इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शन, फोर्थ वन इज प्रोग्राम। तो अब यहां से बात आती है कि व्हाट इज ए प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलके एक ऑर्गेनाइज मैनर में वो क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, बस यहाँ पे ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके क्या बन जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर। एक टर्मिनोलॉजी और पढ़ते हैं हम, एग्जाम मार्केट में सुनते हैं, दैट इज सिस्टम। वो भी कुछ इसी तरीके से है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलके या बहुत सारे मॉड्यूल मिलके या बहुत सारे फंक्शन से मिलके क्या बनता है, बहुत सारे ऑपरेशन से मिलके क्या बनता है, उनसे सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब बात हमारी है, हमें बात शुरू कहां से करनी है, प्रोजेक्ट से करनी है। तो मैंने आपको सारी बात बता दी है कि डेटा का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोग्राम क्या होता है। जैसे चाय पीने का भी एक प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहले आप पानी लेते हो, या उससे पहले आप जो है बर्तन लेते हो, उसमें पानी डालते हो, फिर उसे बॉयल करते हो, फिर शुगर ऐड करते हो, फिर चाय ऐड करते हो, फिर उसे बॉयल करते हो, है ना, मिल्क ऐड करते हो। तो ये सब प्रोसेस है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए। अगर आप पहला स्टेप लिखेंगे चाय पी लीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब तक चाय बनेगी तो आप पी नहीं पाओगे। इसी वजह से अगर मैं a = b + c की बात करता हूं, अगर मेरे पास b और c की वैल्यू नहीं होगी तो आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो ऑर्गेनाइज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ प्रोग्राम, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये ऑर्गेनाइज मैनर में लगे होने चाहिए। तो प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट इज ए वेल डिफाइंड टास्क। प्रोजेक्ट क्या है, एक वेल डिफाइंड टास्क है, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ सेवरल ऑपरेशन। जो बात अभी आपको मैं बता रहा था, सेवरल ऑपरेशन से मिलके, सेवरल सिस्टम से मिलके, सेवरल प्रोग्राम से मिलके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, किसी प्रोग्राम से एग्जीक्यूट होगा कि जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन होगी। तो ये प्रोजेक्ट इज ए वेल डिफाइंड टास्क है, कुछ एक प्रॉपरली डिफाइंड टास्क है, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ सेवरल ऑपरेशंस डन टू अचीव ए गोल। और उसका अपना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे कि अगर सिविल इंजीनियर की बात करें तो उनका प्रोजेक्ट क्या होगा कि हमें ये पुल बनाना है। तो पुल बनाने का एक प्रोजेक्ट है, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव है, हमें जब तक काम करना है सबको मिलकर, जब तक ये पुल नहीं बन जाता है, जब तक ये पुल पब्लिक के लिए ओपन नहीं हो जाता है। और हो सकता है उसके बाद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी हो कि अगर इसमें 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, सड़कें खराब होंगी या किसी तरह के मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारी कंपनी इसके ऊपर काम करेगी। तो दैट इज बेसिकली प्रोजेक्ट। अभी तो प्रोजेक्ट वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट हम टर्म कहां पे यूज करते हैं, जो वेल डिफाइंड टास्क होता है, जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और जिसका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। प्रोजेक्ट का एक एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे मुझे किसी हॉस्पिटल को मैनुअल से ऑटोमेट करना है, किसी कॉलेज के अंदर ईआरपी सिस्टम बनाना है, किसी यूनिवर्सिटी का ईआरपी सिस्टम बनाना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा कुछ मुझे करना है कि जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो यूनिवर्सिटी में टीचर्स का डेटाबेस, नॉन टीचिंग जो लोग हैं उनका डेटाबेस, स्टूडेंट का डेटाबेस, उस डेटाबेस पे रिपोर्ट जनरेट करना, फीस जमा होगी, फीस जमा होगी, उस पर रिपोर्ट जनरेट होगी, या बुक लाइब्रेरी से इशू होंगी, बुक लाइब्रेरी में डिपॉजिट होंगी, ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी, बहुत सारी बातचीत होगी, बहुत सारा काम होगा। दैट इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन, दैट इज यू कैन से वन प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज एवरी प्रोजेक्ट में हैव ए यूनिक एंड डिस्टिंक्ट गोल। हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आउटपुट होता है। आपकी बात में आ रही होगी दिमाग में बात कि जो भी मैं प्रोजेक्ट की बात करूंगा, जैसे मैंने पुल बनाने का भी एग्जांपल लिया, या मुझे कोई हॉस्पिटल बनाना है, वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है।
मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, दैट इज अगेन ए प्रोजेक्ट। तो अपना उसका एक गोल होता है, आउटकम होता है। ए प्रोजेक्ट इज नॉट ए रूटीन एक्टिविटी और डे टू डे ऑपरेशन। ये कोई रूटीन एक्टिविटी नहीं होती है। प्रोजेक्ट जब टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं तो ये कोई रूटीन एक्टिविटी नहीं होती है, या डे टू डे ऑपरेशन के बारे में हम कहते हैं तो उसे प्रोजेक्ट नहीं कहते हैं। डे टू डे में हम इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते। जब अभी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम कुछ खास करने वाले जिसका अपना एक कोई आउटपुट होगा। ये प्रोजेक्ट कम्स विद ए स्टार्ट टाइम एंड एंड लाइन। हर प्रोजेक्ट का अपना एक स्टार्टिंग टाइम होता है और वो कब तक फिनिश होगा, कब तक हम उसके ऊपर काम करेंगे, उसका टाइमलाइन होता है। ए प्रोजेक्ट एंड्स विद इट्स गोल इज अचीव्ड। जब खत्म होता है जब आपका गोल अचीव हो जाए। ए प्रोजेक्ट नीड्स एडिकेट रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम। किसी प्रोजेक्ट को बनाने में एडिकेट जितनी जरूरत होती है उतनी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जैसे कि टाइम लगता है प्रोजेक्ट के अंदर, लोगों की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रोजेक्ट बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है तो डेवलपर की जरूरत पड़ेगी जो कोड लिखेगा, कुछ लोगों की जरूरत होगी जो मैनुअल तैयार करेंगे, कुछ डिजाइनर की जरूरत होगी, बहुत तरह के लोगों की जरूरत होगी, बात करेंगे। फाइनेंस की जरूरत होगी, पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए और नॉलेज की जरूरत भी होगी, तभी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पाएंगे। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट ही है। वो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है जिसमें हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। अभी आपने डेफिनेशन देख ली थी कि व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम मिलके, बहुत सारे ऑपरेशंस को मिला के हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ आप सुबह से शाम तक काम करते हैं। दीज आर दी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हमेशा कहां से शुरू होता है, वो रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करने से शुरू होता है। सॉफ्टवेयर बनाने की सबसे पहली जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, या फिर क्या होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। शॉर्ट में मार्केट में उसे क्या बोलते हैं, SRS। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो हम बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। किसी बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो पहले बैंक में जाएगा डेवलपर या वो टीम जाएगी, जो लोग उसे यूज करेंगे उनसे बात करेंगे। बात करने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहला स्टेप है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। और बहुत सारी फेजेस होंगी जिसमें एक फेज लास्ट में जाके टेस्ट करने की होगी। हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, बना लिया और अब आपको दे रहे हैं, इसे टेस्ट कर लीजिए, या हमने टेस्ट कर लिया है, टेस्टिंग। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, ऐसा नहीं कि टेस्टिंग के बाद, डिलीवरी के बाद, इंप्लीमेंटेशन के बाद बात खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने पुल का एग्जांपल लिया था कि जैसे ही बनाया तो खत्म हो गया, नहीं, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी आपकी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। Carried out according to the execution methodologies in a specified period of time to achieve the intended software project in a specified period of time। ऐसा नहीं कि आपने एक सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करा और आप उसे जिंदगी भर उसके ऊपर काम करते रहेंगे, उसे बनाते रहेंगे, नहीं, उसका एक अपना टाइम होगा। कोई कंपनी, आप सपोज डेवलपमेंट कंपनी, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, सपोज मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, किसी को अपना कुछ बिजनेस शुरू करना है और वो इंडिया में आते हैं और हमसे बात करते हैं कि आपको हमें एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, 6 महीने में बनाना है। तो आपको 6 महीने में बना के देना पड़ेगा, क्योंकि उनका आगे कहना यह है कि 6 महीने में आप बना के देंगे, अगले 6 महीने उस सॉफ्टवेयर का यूज करके इंडिया में बिजनेस करेंगे। आपने बनाने में अगर 1 साल लगा दिया, या उन्होंने कहा कि आपको हम सॉफ्टवेयर बना के देंगे, हम आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे, 2 लाख रुपए लगेंगे, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन्होंने कहा कि ठीक है 2 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसे बनाने में आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, तो जो बिजनेस को फायदा होना था अगले 5 लाख का, उससे वो नुकसान में चले जाएंगे। यानी कि आपको टाइम का और पैसा का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, टाइम का और पैसे का। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जैसे इमेजिन योर कॉलेज आस्क योर टीम टू डेवलप ए कॉलेज ERP सिस्टम इन 6 मंथ। जैसे यूनिवर्सिटी के लिए आपको बनाना है, कॉलेज के लिए कोई ERP सिस्टम बनाना है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो सॉफ्टवेयर है, वो ERP वर्ड इससे बड़ा वर्ड है, सॉफ्टवेयर से कह सकते हो, क्योंकि ERP में बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे मैंने अभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लिया था कि उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का भी एक मॉड्यूल होगा, अकाउंट्स का भी एक मॉड्यूल होगा, लाइब्रेरी का भी एक मॉड्यूल होगा, टीचर का भी एक मॉड्यूल होगा, स्टूडेंट का भी एक मॉड्यूल, बहुत सारे तमाम मॉड्यूल होंगे। तो हम उसे क्या कहते हैं, बेसिकली ERP सिस्टम कहते हैं। स्टोर भी हो सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर, सेंट्रल स्टोर, लाइब्रेरी हो सकती है, लेबोरेटरीज हो सकती है, बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं। तो वहां पे उस समय पे हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं दैट इज ERP सिस्टम।
तो अगर आपसे कहा जाए कि कॉलेज का ईआरपी बनाइए 6 मंथ में, तो आपको सपोज आप कहते हो कि टीम में 6 लोग होंगे, 6 डेवलपर होंगे, एक टेस्ट करने वाला भी होगा, जो यूआई बनाएगा यानी कि यूजर इंटरफेस क्रिएट करेगा वो भी एक डिजाइनर होगा, जो बजट होगा सपोज 15 लाख रुपए का है, और एडमिशन जब शुरू होंगे उससे पहले आपकी ये डेडलाइन है पूरा करना है, ठीक है। इफ एवरीवन स्टार्ट्स कोडिंग टुडे विदाउट एनी प्लानिंग, व्हाट विल हैपन? अगर आप केवल ये जैसे ही आपको सॉफ्टवेयर मिला तो क्या बिना किसी प्लानिंग के अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? प्लानिंग आपने कोई नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर दिया, उसके लिए कोड लिखना शुरू कर दिया, नो दैट इज नॉट द फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग द सॉफ्टवेयर। अगर ऐसा आप करते हैं तो उससे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, सॉफ्टवेयर बनाने में डिले होगा, बहुत सारी एरर आएंगे, फॉल्ट आएंगे, फेलियर आएंगे, बग्स आएंगे, आपको डुप्लीकेट वर्क करना पड़ेगा, बजट आपका हो सकता है ओवर हो जाए और टीम में हो सकता है आपकी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट कोडिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब केवल कोडिंग नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब कोड डेवलपमेंट नहीं है, इट इज अबाउट मैनेजिंग पीपल। ये एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है, उसमें लोगों को मैनेज करना पड़ता है, टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, पैसे का ध्यान रखना पड़ता है, और अल्टीमेटली हमें एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना होता है, क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रिस्क का भी ध्यान रखना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई रिस्क क्रिएट ना हो जाए, कोई लीगल रिस्क ना आ जाए, कोई टाइम का रिस्क ना आ जाए, वो भी हमें करना पड़ता है। दैट इज वाई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जिस्ट। इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब केवल कोड को डेवलप करना नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब सारी बातों से है। क्योंकि आपके पास एक टीम होगी, आपको पैसे का ध्यान रखना है, आपको टाइम का ध्यान रखना है, और अल्टीमेटली आपको एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट, वो क्या बातें हैं? क्योंकि प्रोजेक्ट तो वर्ड कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अलग है, बाकी प्रोजेक्ट्स अलग हैं। सबसे पहला बात है इनविजिबिलिटी, यानी कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन, सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते। पुल बन रहा है दिखाई देगा आपको, गाड़ी बन रही है दिखाई देगी, किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मकान बना रहे दिखाई देगा, आज एक कमरा बन गया, कल 2 कमरे बन गए, 3 बन गए। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन, सॉफ्टवेयर को देखा नहीं जा सकता। अनलाइक ए बिल्डिंग और ए ब्रिज, सॉफ्टवेयर इज इनविजिबल, यू कैन नॉट फिजिकली सी इट व्हाइल इट इज बीइंग डेवलप्ड, आप इसे नहीं देख सकते जब आप उसे डेवलप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन ए टीम इज कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कभी आपको दीवार दिखाई देंगी, दरवाजे भी दिखाई देंगे, विंडोज भी दिखाई देंगे, छत भी दिखाई देगी। द वर्क इज इन प्रोग्रेस, उसको आपको ऐसा लगेगा वर्क इज इन प्रोग्रेस। लेकिन नाउ थिंक अबाउट डेवलपिंग ए कॉलेज ईआरपी सिस्टम, सपोज कॉलेज के लिए बना रहे हो, आफ्टर 1 मंथ देयर मे बी थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड रिटन। हो सकता है कि आपने सारी प्लानिंग करके काम शुरू कर दिया हो, और काम शुरू करने के बाद 1000 लाइन लिख ली हो। किस चीज की लाइन? प्रोग्रामिंग की। थाउजेंड्स ऑफ लाइन आप लिख चुके हो, बट व्हाई यू ओपन द सॉफ्टवेयर यू मे स्टिल, बट व्हेन यू ओपन द सॉफ्टवेयर यू मे स्टिल सी ओनली द लॉगिन पेज। जब आप किसी सॉफ्टवेयर में जाते हैं पहले लॉगिन पेज होता है ना, तो हो सकता है केवल आपको लॉगिन पेज ही दिखाई दे। इट लुक्स as if very little work has been done even though developers have worked very hard। तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में अगर नहीं काम कर रहा है तो इसका मतलब उसमें काम नहीं हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम करके कब दिखाएंगे आपको? काम जब आपको देखने को मिले, जब उसकी डिलीवरी का टाइम आने वाला होगा या टाइम पूरा हो चुका होगा। दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रेस इज डिफिकल्ट टू सी बिकॉज सॉफ्टवेयर हैज नो फिजिकल फॉर्म। तो पहला पॉइंट ये है, ये बाकी प्रोजेक्ट से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इसलिए अलग है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, उसकी प्रोग्रेस को आप देख नहीं सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी चीजों से ये सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड है। सॉफ्टवेयर कंटेन्स मेनी इंटरकनेक्टेड पार्ट्स दैट मस्ट वर्क टुगेदर करेक्टली, है ना। अगर आप घर बना रहे हैं, घर बनाने का एक प्रोजेक्ट है, या पुल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। चीजें बनती जा रही है, जुड़ती जा रही है, बनती जा रही है, जुड़ती जा रही है, बहुत इजी है वो काम करना। लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, लॉगिन पेज होता है, चैट बॉक्स होता है, वॉइस कॉल भी होती है, जैसे व्हाट्सएप में क्या होता है, ये सारी चीज, वीडियो कॉल, फाइल शेयरिंग, स्टेटस, ग्रुप्स, नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी, बैकअप, सो मेनी थिंग्स हैं, और वो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं।
तो ये एक सॉफ्टवेयर की बात बता रहा हूं। इफ वन स्मॉल फीचर फेल्स इट कैन इफेक्ट मेनी अदर्स। अगर एक फीचर काम करना बंद कर दे तो बाकी में इंपैक्ट आ जाएगा। इवन ए स्मॉल एप्लीकेशन में हैव थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड, हंड्रेड ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, मैनी डेटाबेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल यूजर वर्किंग साइमल्टेनियसली। ऐसा हो सकता है कि किसी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी लाइंस हो, थाउजेंड ऑफ लाइंस हो, प्रोग्रामिंग हो, बहुत सारे फंक्शंस हो। फंक्शन बनाते हैं, आपने सी पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो क्या बनाते हैं हम अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन भी यही थी, व्हेन प्रोग्राम ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी वी ब्रेक दैट प्रोग्राम इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। फंक्शनल मॉड्यूल्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। तो बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, बहुत सारा डाटाबेस हो सकता है, स्टूडेंट का डाटाबेस, ये डाटाबेस, वो डाटाबेस, बहुत सारी चीजों के डाटाबेस हो सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली हो सकता है, बहुत सारे यूजर एक साथ काम करें। दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज मेनी कंपोनेंट डिपेंड ऑन ईच अदर। तो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। कंफर्मिटी, सॉफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई यूजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉफ्टवेयर बनाना ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बनना ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं मार्केट में, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो पाते। कई बार तो सॉफ्टवेयर इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम नहीं करते हैं। तो सॉफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई यूजर्स, यूजर की रिक्वायरमेंट को अगर कोई सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई करता है तो हम मानते हैं कि सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल है। सॉफ्टवेयर मस्ट मैच द चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यूजर्स। यूजर की डिमांड, यूजर भी सीखता है। आज यूजर से बात करोगे, बैंक के यूजर जो बैंक में काम करते हैं उनसे बात करोगे तो रिक्वायरमेंट कुछ और बताएंगे। थोड़े दिन बाद जाओगे, जब उसे कुछ सॉफ्टवेयर डिलीवर करोगे तो वो कहेंगे नहीं इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो यूजर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर काम करता है। मकान तो आप एक बार नक्शा बना लेंगे, वैसा ही आपको देख के बनाना है। तो वहां पे कंफर्मिटी का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कंफर्मिटी का इशू है क्योंकि सॉफ्टवेयर मस्ट सेटिस्फाई यूजर। फॉर एग्जांपल, सपोज ए कॉलेज आस्क फॉर अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इनिशियली दे से वी नीड बुक इशू एंड रिटर्न। वो कहते हैं कि इनिशियली कहते हैं कि हमें तो बुक इशू होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए। एक हफ्ते बाद कहते हैं फिर बारकोड भी स्कैन हो जाना चाहिए, फिर बाद में कहते हैं एसएमएस का नोटिफिकेशन भी आना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। लेकिन सॉफ्टवेयर की क्या खास बात क्या है? सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू दी यूजर, जितनी भी रिक्वायरमेंट आती हैं वो हमें मॉडिफाई करनी है, ऐड करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर डिलीवरी करना है। जैसे अनलाइक फिजिकल लॉज, human requirements keep changing, developer must continuously adjust the software to meet the new demand। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है, जो प्रोजेक्ट को बनाने वाली टीम होती है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या उसके जो बहुत सारी टीम के मेंबर होते हैं, उस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आज इंटरेक्शन किया, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करी तो कुछ और है, लेकिन मार्केट में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी भी वर्किंग है जैसे कि एजाइल वर्किंग है, जो रैंडमली अगर इंटरेक्शन होता है बिटवीन दी अमंग दी स्टेक होल्डर, जो भी लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, ये वो यूजर भी हो सकता है, बनाने वाला भी हो सकता है, डिजाइनर भी हो सकता है, कोडर भी हो सकता है, टेस्टर भी हो सकता है, वो डिजाइनर भी हो सकता है। तो वो उनके बीच में हाई इंटरेक्शन होता है, वो बात करते रहते हैं। वो किस लिए करते रहते हैं कि जो भी चेंजेस होते रहेंगे हम उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मस्ट कंटिन्यूअसली अडेप्ट द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू यूजर्स चेंजिंग रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपर को के अंदर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। उस एडेप्टेबिलिटी को सॉफ्टवेयर के अंदर आना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट हो रही है चेंज, उनको चेंज अकॉर्डिंगली हमें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है। लेकिन जो दूसरे तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, उसमें इस तरह का इशू नहीं होता है। फ्लेक्सिबल होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर इजी टू मॉडिफाई होते हैं, है ना। पुल मॉडिफाई नहीं कर सकते, मकान बन गया तो इट इज नॉट इजी टू मॉडिफाई। जैसे कि सॉफ्टवेयर की बात करूं कि नहीं, ये कलर कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है सॉफ्टवेयर का, जो पहला पेज आता है लॉगिन पेज, ये ठीक नहीं है, कलर चेंज करना है। तो ये मॉडिफाई करना आसान है। अगर मैं कहूं नहीं पूरे मकान का कलर चेंज करना है और 4 मंजिल का प्रोग्राम मकान है, तो हो सकता है कि इस काम में आपको बहुत समय लग जाए। तो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर इज दैट इट कैन बी चेंज इवन आफ्टर इट हैज बीन डेवलप होने के बाद भी चेंजेस हो सकते हैं। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल किया कि जो कॉलेज की जो वेबसाइट है जिसका थीम ब्लू है उसे ग्रीन कर दीजिए तो हो पाएगा। लेकिन अगर बिल्डिंग की मैं बात करूं कि उसे चेंज कर दीजिए, देन इट इज नॉट पॉसिबल। सो हाउएवर टू मेनी सॉफ्टवेयर चेंज कैन इंक्रीज डेवलपमेंट टाइम। लेकिन अगर आप चेंज करते हैं तो टाइम बढ़ जाता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और उसमें नई बग्स आने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इजी टू मॉडिफाई। ठीक है, तो ये 4 बातें हैं
जो आपको अलग करती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को अलग करती हैं बाकी तरह के प्रोजेक्ट से। फाइनली अब हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है। इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, organizing and observing the software development process to make sure the project is completed successfully on time and within the budget। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये आपसे इंटरव्यू के टाइम पे जब आपका प्लेसमेंट होगा तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एसपीएम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सीधे सीधे शब्दों में मतलब है इसके अंदर हम कोई भी काम करते हैं वो प्लान बना के करते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होता है और ऑब्जर्व करते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस को ऑब्जर्व करते रहते हैं उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए विद इन टाइम और विद इन बजट। अगर वो 6 महीने में बनाना था और उसमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना था तो ये एसपीएम जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि उस सॉफ्टवेयर को उतने समय में जितने समय में कहा गया है और उतने पैसे में जितने पैसे में कहा गया बना के डिलीवर करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो दिस इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स टास्क लाइक प्लानिंग होती है, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट से क्या होगा, स्कोप का क्या मतलब है, क्या क्या काम उसमें हो सकता है, कैलकुलेटिंग हाउ मच टाइम एंड रिसोर्सेज आर नीडेड, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज की जरूरत होगी, हार्डवेयर रिसोर्सेज कौन से होंगे, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कौन से होंगे, कितने लोगों की जरूरत होगी, कितने डेवलपर की जरूरत होगी, शेड्यूलिंग टास्क, कब किसको कौन सा काम करना है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, किसको क्या रिसोर्स यूज करना है, एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस। वो प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज शुरू कर दिया, प्रोग्रेस को 6 महीने बाद देखेंगे जब उसका टाइम पूरा होगा, नहीं, प्रोग्रेस इस तरीके से मॉनिटर कर रही है कि जो टारगेट आपको मिला है वो विद इन टाइम विद इन कॉस्ट वो अचीव हो जाए। तो दिस इज अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। द प्रोजेक्ट मैनेजर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर ऑफ दैम टीम। और जो टीम होती है जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, कुछ उसकी फिजिबिलिटी चेक करने वाले लोग होते हैं कि जो बना रहे हैं वो फिजिबल है कि नहीं है, कुछ डिजाइनर्स होते हैं, कुछ कोडर्स होते हैं, कुछ टेस्टर होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखने वाले लोग होते हैं, कुछ टेस्टिंग वाले लोग होते हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लोग होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ मेंटेनेंस करने वाले लोग होते हैं। उन सबका जो सबसे बड़ा आदमी है, सबके ऊपर जो वॉच करता है, सबको लीड जो करता है, वो कौन होता है? वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। वो कौन होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हु डेवलप्ड व्हाट्सएप, 1% डिड नॉट क्रिएटेड। एक किसी बंदे ने व्हाट्सएप नहीं बनाया होगा। इट इन्वॉल्व, उसमें कुछ डेवलपर्स होंगे, कुछ उसमें डेवलप का मतलब है जिसने कोड लिखा होगा, कुछ उसमें टेस्टर होंगे जिन्होंने डेवलप करने के बाद यानी कोड लिखने के बाद उनको टेस्ट किया होगा, कुछ उसके यानी कि दिखेगा कैसे उसके डिजाइनर होंगे, उसका डेटाबेस कैसे मेंटेन होगा, डेटाबेस इंजीनियर होंगे, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे, और अल्टीमेटली उनके ऊपर सबके ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या मेनी प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे। विदाउट मैनेजमेंट डेडलाइन फेल हो जाएगी आपकी, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, और हो सकता है जिसके लिए आप बना रहे हो वो आपसे खुश ना हो और आपकी कंपनी बंद हो जाए, आपको मार्केट में प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेंगे। और भी एग्जांपल है, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप सुबह शाम तक सॉफ्टवेयर आप देखते हो। तो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने लिया कि व्हाट इज अल्टीमेटली द मीनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। क्या डिफरेंस है प्रोग्रामर के बीच में और मैनेजर के बीच में? अब तक तो आपको हो सकता है लगता हो कि सबसे बड़ा आदमी कौन है? प्रोग्रामर है। नहीं, प्रोग्रामर इज वन पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्रोग्रामिंग इज वन पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसे डिजाइनिंग का भी एक्सपीरियंस होता है, जिसे लिखने का भी एक्सपीरियंस होता है, जिसे कोडिंग का भी एक्सपीरियंस होता है, जिसे इंप्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस होता है, जिसका कम्युनिकेशन भी अप टू द मार्क होता है, वो कौन होता है? वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। जो किसी की बात को समझ सके, किसी से काम ले सके, किसी को बात समझा सके, जो टीम के साथ काम कर सके, टीम को मोटिवेट कर सके, टीम को गाइड कर सके, वो कौन होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। प्रोग्रामर तो बहुत छोटी टर्मिनोलॉजी होगी इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। प्रोग्रामर तो कोड लिखने का काम करता है। तो एक छोटा सा डिफरेंस मैं यहाँ लेके आया हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। इसका काम कोड लिखने का होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर का काम प्रोजेक्ट को प्लान करने का होता है। ये सॉल्व करता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर
अगर इतनी एज है तो ऐसे हो जाए, ये है तो ऐसे हो जाए। उन बातों को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम लिखता है प्रोग्रामर, लेकिन मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। ये केवल एक मॉड्यूल पे ऊपर काम करता है, ये फोकस ऑन दी होल प्रोजेक्ट, इसका ध्यान पूरे प्रोजेक्ट पे होता है। डिजाइनर वाले क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग वाले क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसका ध्यान सब पे होता है। यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टूल, ये प्लानिंग के टूल्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उनको यूज करना जानता है। ये मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसका काम ये जानता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये प्रोजेक्ट की जो सक्सेसफुल है, इसका काम केवल बना के देने का है। इसका काम डिलीवरी के बाद भी वो जैसा होना चाहिए था वैसा मार्केट में डिलीवर हो, क्वालिटी सॉफ्टवेयर, क्वालिटी प्रोजेक्ट, क्वालिटी सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर मिले, जिससे कि कंपनी को और प्रोजेक्ट मिले। वो किसकी जिम्मेदारी है, प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो मुझे उम्मीद है आज आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामर एंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी का क्या मतलब, बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा। स्टेक होल्डर अंग्रेजी का वर्ड है वैसे तो, वो सारे संबंधित लोग जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, वो कोडर भी हो सकता है, टेस्टर भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन करने वाला भी हो सकता है, वो यूजर भी हो सकता है, वो कंपनी हो सकता है जिसने आपको ऑर्डर दिया, आपकी कंपनी भी एक स्टेक होल्डर है। यानी कि प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं, वो स्टेक होल्डर हैं। वो इंटरनल टू दी प्रोजेक्ट टीम हो सकते हैं। जैसे इंटरनल कौन कौन लोग हैं, प्रोजेक्ट का मैनेजर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, डिजाइनर हो गया। वो एक्सटर्नल टू दी प्रोजेक्ट टीम हो सकते हैं, बट विद इन दी सेम ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन प्रोजेक्ट में सीधे काम नहीं कर रहे हैं, वो भी हो सकते हैं। वो कौन है, जैसे कि आपकी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस, क्योंकि कितने लोगों कौन इकट्ठा करेगा, एचआर करेगा, तो वो भी वन ऑफ दी स्टेक होल्डर है। फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर क्यों, उसे पैसे का हिसाब रखना है, खर्चा कितना हुआ, कितनी तनख्वाह देनी है। मार्केटिंग टीम, उसकी मार्केटिंग करनी है सॉफ्टवेयर की। सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, वो भी स्टेक होल्डर हैं। और एक्सटर्नल टू बोथ दी प्रोजेक्ट एंड दी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं, जो ना तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। जैसे कि जिसके लिए बना रहे हो क्लाइंट्स, जिसके लिए बना रहे हो उसे कस्टमर कहते हो, वेंडर्स, वेंडर भी होते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसी जिससे बात करके आप ये सब काम कर रहे हो। तो ये है सब प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर। और स्टीयरिंग कमेटी कौन सी होती है, द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी द ग्रुप ऑफ सीनियर पीपल होता है हु सुपरवाइज द प्रोजेक्ट एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये जो प्रोग्रेस होती है दिखाई जाती है किसको, स्टीयरिंग कमेटी को दिखाई जाती है। कौन दिखाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर उनसे सीधे बातचीत करता है कि इस प्रोजेक्ट में इतना काम हो चुका है। द प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज द डेली वर्क व्हाइल द स्टीयरिंग कमेटी रिव्यूज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड गाइडेंस। जैसे कि आपके कॉलेज में डायरेक्टर और कॉलेज के जो ऑनर हैं, उन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसे आप ऐसे समझ सकते हो, वो तो है स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर और आपके डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, वो काम करता है, असाइन करता है टास्क को, मॉनिटर करता है डेली वर्क को, सॉल्व करता है डे टू डे प्रॉब्लम को। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी जैसे कि डीन, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, ये सब कौन होते हैं, स्टीयरिंग कमेटी। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको अपने दिमाग में सेट करनी है। इंटरव्यू के टाइम पे आपसे बात की जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, मैंने बताया कि जो सीधे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और तीसरे हैं जो ना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो कौन से स्टेक होल्डर होते हैं और स्टीयरिंग कमेटी का क्या मतलब है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब आपको बात समझ में आ रही है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। जो सबसे पहले प्लानिंग करता है वो कौन करता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने का काम शुरू करता है कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर। टीम को मैनेज करने का काम कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। दो दो लाइन लिखी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसलिए लिख दिया मैंने। इंटरनली आप बात समझ चुके हो कि डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ये मतलब है प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना। क्या मतलब है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसका स्कोप क्या होगा, उससे क्या क्या काम हो पाएगा, प्रोजेक्ट का प्लान क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी लगेगी, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, सेट प्रोजेक्ट माइलस्टोन एंड डेडलाइंस, कब तक हम उसे पूरा करना है, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। टीम मैनेजमेंट,
फॉर्म एंड ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट टीम, कौन लोग होंगे उसमें, कितने लोग होंगे, कितने लोगों की टीम होगी, उनके क्या क्या काम होंगे, उन्हें असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उन्हें मोटिवेट करना, उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट दूर करना, उन्हें बार बार कोलैबोरेशन के लिए मोटिवेट करना, एनकरेज करना। ये टीम मैनेजमेंट किसका काम है, मैनेजर का काम है। वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट करता है, गैदर एंड अंडरस्टैंड कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो समझना है, एंश्योर करना है कि रिक्वायरमेंट जो आ रही है वो क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे तो आज कुछ और बता रहे हैं, कल को कहेंगे हमने ये नहीं बताया था। तो प्रॉपर्ली जो रिक्वायरमेंट है जिसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। जो भी चेंज आ रहे हैं बीच में, बार बार डिस्कशन में कुछ चेंज आ रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर्ली समझना है, समझने के बाद डॉक्यूमेंट करना है, उन रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करना है। ये भी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, मैनेजर की जिम्मेदारी है। रिसोर्सेज को मैनेज करना, एलोकेट करना, ह्यूमन खाली नहीं बिठाना, एक को बहुत ज्यादा काम नहीं देना, बाकी को खाली नहीं बिठाना। हार्डवेयर रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर को, बजट को, सबको मैनेज करना। एंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ऐसा मैंने भी कहा ना कि एक को खाली बिठा दिया, एक को ओवरबर्डन कर दिया, ये नहीं करना है। ये जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजर की है। शेड्यूलिंग करना प्रॉपर्ली, आज क्या काम होगा, कल कितना हो जाना चाहिए, परसों कितना हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको विद इन टाइम आपको डिलीवर करना है। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। ये बात थोड़ी सी हो सकता है दिमाग में ना आ रही हो, क्या रिस्क आ सकते हैं, ये मैं ऐसे एग्जांपल समझा सकता हूं। एक सॉफ्टवेयर आपने बनाना शुरू किया और बनाते गए डिलीवरी के टाइम पे पता चला ओहो ये काम इसमें नहीं हो पा रहा है, या इससे अच्छा सॉफ्टवेयर इस काम को करने के लिए कम पैसों में ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरह के रिस्क, या जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कहीं छोड़ के ना चले जाएं उसका पहले से प्लान करना, ये सब क्या है, फंड खत्म ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, रिसोर्सेज क्रैश ना हो जाए, ये सारे रिस्क आ सकते हैं। उन सब के बारे में सोचना भी किसका काम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम, मैनेजर का काम है। बजट का मैनेज करना, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी लगेगी, मॉनिटर करना कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना बचा है और कितने की जरूरत है। एंश्योर द प्रोजेक्ट रिमेन्स विद इन द एप्रोप्रिएट या अप्रूव्ड, जो जिस बजट पे बात हुई थी उसी बजट पे बना के देना है, प्रोजेक्ट मैनेजर ध्यान रखेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्वालिटी प्रोजेक्ट नहीं होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होंगे, क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, उनको मार्केट में कोई जगह नहीं मिलेगी, या जिसके लिए आप बना रहे हैं वो कभी आपको दूसरा प्रोजेक्ट बनाने को नहीं देंगे अगर उसके अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट आप डिलीवर नहीं करते हैं। तो स्टैंडर्ड को फॉलो करना, कोई लीगल प्रॉब्लम ना आ जाए कि हम काम ऐसा कोई काम ना करना जिससे कि लीगल इशू क्रिएट हो जाए। क्वालिटी को मैनेज करना, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट करना, क्लाइंट से बात करना, डेवलपर से बात करना, टेस्टर से बात करना, मैनेजमेंट से और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबसे बात करने की जिम्मेदारी किसकी है, कंडक्ट रेगुलर मीटिंग एंड प्रोवाइड स्टेटस रिपोर्ट, ये सब जिम्मेदारी किसकी है, प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही लिखेंगे। मॉनिटरिंग और कंट्रोल की जिम्मेदारी उसी की है। ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, कितना काम हो चुका, कितना बचा है और कितनी जल्दी करना है, कितने लोगों की जरूरत है, उसे मॉनिटर करना, कंट्रोल मैनर में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। चेंज मैनेजमेंट, जो चेंज आता है उसे मैनेज करना। आप चेंज जो होगा उसे ऐसा नहीं कि चेंज आ गया नहीं हम ये नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिया, जैसे थोड़ा बहुत चेंज आया तो आप पीछे हट गए, नहीं। चेंज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी किसकी है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर में की है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, वो मैनेजर की है। तो दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दी प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसका कैटलॉग मिलता है, नहीं मिलेगा तो नहीं समझ पाते हैं उसकी फीचर्स को। मोबाइल लेते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और प्रोजेक्ट को क्लोजर करने की जिम्मेदारी यानी कि डिलीवर दी फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ऑब्टेन कस्टमर एक्सेप्टेंस, प्रिपेयर दी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्ट ए लेसन लर्न रिव्यू फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट। ये किसकी जिम्मेदारी है, इस प्रोजेक्ट पे काम करने से हमें क्या क्या सीखने को मिला जिसे हम आगे वाले प्रोजेक्ट में ध्यान रखना है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। स्किल क्या होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर की, अब आप समझ रहे हो बात। उसके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर में, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। वो कोई बात कहे तो उसकी बात वो समझा पाए दूसरे को, या दूसरे की बात को समझ पाए। उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, नेगोशिएशन की स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने कुछ भी बताया कुछ भी हो जाएगा, उसे पता होना चाहिए कहाँ पे नेगोशिएट करना है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो सॉफ्टवेयर ही। टेक्निकल नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो सॉफ्टवेयर मैनेजर, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अगर उसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। जो टेक्निकल लोग होंगे उसे डिच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सबसे सीनियर आदमी को ही, सबसे सीनियर प्रोफेशनल को ही
सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाता है, लीड बनाया जाता है, टीम लीड की जिम्मेदारी दी जाती है, टीम बिल्डिंग स्किल होनी चाहिए, टीम को जोड़ के रखना है, बिखर जाएगी तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, और बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोल उसे आना चाहिए, उसे फाइनेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए कि बजटिंग कैसे करते हैं और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। ये सारी स्किल किसमें होनी चाहिए? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अब जरूरत क्यों पड़ी? अब मुझे लगता है कि इतनी देर से हम बात कर चुके हैं इतनी, अब आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है कि इसकी जरूरत क्या है। अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है व्हाट आर द नीड्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो अब जितनी सारी बातें आपने पढ़ी कि एक नॉन फिजिकल प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज न्यू स्ट्रीम इन बिजनेस एंड देयर इज अ वेरी लिटिल एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। सॉफ्टवेयर बनाना बाकी सभी बनाने, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना बाकी किसी प्रोजेक्ट को बनाने से बिल्कुल अलग है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मेड टू फिट क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बेसिक टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड एडवांसेस सो फ्रीक्वेंटली एंड रैपिडली दैट द एक्सपीरियंस ऑफ वन प्रोडक्ट मे नॉट बी अप्लाइड टू अनदर वन। अलग अलग टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, अलग कंपनी हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं अगर आप 10 प्रोजेक्ट पे भी काम कर चुके हो तो आगे वाले प्रोजेक्ट पे आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म डेली चेंज हो रहा है। तो हेंस इन ऑर्डर टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट यूजर रिक्वायरमेंट along with budget and time constraint, the software project management is necessary, you can say element of software development। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे एग्जाम में। मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे ट्रिपल कंस्ट्रेंट क्या है। अब वो कौन से 3 खास बातें हैं? एक तो है टाइम, एक है कॉस्ट और एक है क्वालिटी। ये आपको एग्जाम में बनाना है, ये ट्रायंगल बनाना है कि वो 3 खास बातें कौन सी हैं जब आप प्रोजेक्ट को ऊपर काम करते हैं, जब आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो 3 कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आप बात करते हो। दैट इज टाइम। टाइम का ध्यान रखना है, जितना टाइम हमें बनाने के लिए मिला है 6 महीने 1 साल, उसी टाइम में बनाना है। कॉस्ट का ध्यान रखना है, नहीं तो ओवर कॉस्ट हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और आपको अल्टीमेटली एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, क्वालिटी प्रोजेक्ट डिलीवर करना है जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिस कंपनी ने आपसे बनाने के लिए कहा है। तो दीज आर द ट्रिपल कंस्ट्रेंट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इट इज एन इनिशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, कीपिंग द कॉस्ट विद इन द क्लाइंट बजट कंस्ट्रेंट एंड डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल, है ना। विद इन शेड्यूल, विद इन टाइम आपको देना है, विद इन कॉस्ट देना, और अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। अब एसपीएम में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किस किस तरह के मैनेजमेंट की बात होती है? टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जब इतने सारे लोग काम करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, उसको मैनेज करना, दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द नेगेटिव फीचर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हाइल इंक्रीजिंग द पॉजिटिव फीचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, बातचीत नहीं होगी, एक दूसरे का वाद विवाद नहीं होगा, वैचारिक मतभेद नहीं होगा, क्योंकि जो समझदार लोग हैं, जिनके अंदर दिमाग है, वो हमेशा बातचीत करते हैं। उनकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन राय को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर करना है, उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट। रिस्क आ सकता है फ्यूचर में, उसको पहले से मैनेज करके चलना है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, दिस इज वन ऑफ द, यहीं से बात शुरू होगी कि आपको रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना, उन्हें एनालाइज करना, और बहुत सारे रिक्वायरमेंट में पहले किसे करना है? प्रायोरिटाइज करना, उन्हें ट्रैक करना और डॉक्यूमेंट करना। ये प्रॉपरली किसके अंदर आता है? ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आता है। चेंज मैनेजमेंट की मैंने बात की, ऐसा नहीं है कि कोई चेंज आ रहा है तो यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दैट, दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट। हो सकता है चेंज आ जाए। चेंज मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डीलिंग विद द ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने आपसे जो बनाने के लिए कहा था ये हमारा काम नहीं था, ऐसे था, तो वो ध्यान रखना है, उसे भी आपको अडॉप्ट करना है। वो कहते हैं नहीं, ये प्लेटफॉर्म ही हमें यूज नहीं करना, आपने जो प्लेटफॉर्म पे बना के दिया है, हमें तो इसे प्लेटफॉर्म को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है ही नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा हमारा, आप ठीक करके दो इसे। तो चेंज मैनेजमेंट की अडेप्टेबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, चेंज को कंट्रोल मैनर में एग्जीक्यूट करना, दैट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी है, दैट इज एससीएम, है ना। चेंज तो करना है,
लेकिन उसको कंट्रोल मैनर में करना है। ऐसा नहीं कि आपने जीरो से शुरू करना है फिर से तो सारा चेंज कर दो, नहीं कुछ नहीं सब बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड ट्रैकिंग चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर, वो कंट्रोल करना, उन्हें ट्रैक करना, पार्ट ऑफ द लार्जर क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि चेंजेस तो आते हैं, जब शुरू करते हैं तब कुछ और होती है रिक्वायरमेंट, जब बीच में आते हैं रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, जब डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है, जब उस पर टेस्टिंग होनी शुरू होती है, तब चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो उसे आपको चेंजेस को ऐसे नहीं कि जो भी चेंज बताते जा रहे हैं आप खराब करते जा रहे हो, नहीं ऐसे चलो ये भी कर देते हैं, ये भी, वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड वन ऑफ द मैनेजमेंट इज दैट इज रिलीज मैनेजमेंट। आपको सॉफ्टवेयर को रिलीज भी करना है। एक सॉफ्टवेयर के नंबर ऑफ वर्जन भी हो सकते हैं, तो किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से रिलीज करना है, दैट इज नोन एज रिलीज मैनेजमेंट। एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर्स न्यू एंड एनहांस्ड सर्विस required by the customer while protecting the integrity of existing services। एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ था, आपने जब रिलीज किया तो आपने उससे बेटर वर्जन मार्केट के अंदर या जिसके लिए आपने बनाया उसे रिलीज किया। दिस इज यू कैन से रिलीज मैनेजमेंट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका बनाने का कोई मतलब नहीं था इसका मतलब, ठीक है। तो अब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझ गए हो कि सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, ये दूसरे प्रोजेक्ट से कैसे अलग है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, किस किस टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, स्टेक होल्डर का क्या मतलब है, स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है, बहुत सारी आप बात समझ गए कि क्या क्या स्किल्स एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के होने चाहिए, उसे क्या क्या आना चाहिए, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब समझ गए। तो अब हमें बात करनी है कि एक सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं। ऐसे नहीं कि आपसे किसी ने सॉफ्टवेयर बनाने को कहा और आपने उसे डेवलप करना शुरू कर दिया, यानी कि आपने उसका कोड लिखना शुरू कर दिया, आपने उसकी कोडिंग शुरू कर दी, आपने सी प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया, नहीं, उसकी कुछ फेजेस होती हैं। उस फेजेस को, उस लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी बोलते हैं। तो एसडीएलसी का क्या मतलब है, ये डायग्राम आप बना सकते हो एग्जाम में। सॉफ्टवेयर डेवलप लाइफ साइकिल में सबसे पहली फेज क्या होती है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, जो कुछ आपको करना है आप उसकी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना शुरू करते हो। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना, दिस इज फर्स्ट। अगर मैं कहता हूं कि सपोज छोटा सा प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो रिक्वायरमेंट इकट्ठी करोगे ना भाई, 2 नंबर है, दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट कि इनपुट क्या होना चाहिए कि भाई 2 नंबर होंगे। वो किस टाइप के नंबर होंगे? वो इंटीजर टाइप के होंगे, फ्लोट होंगे, डबल होंगे, या सब तरह के हो सकते हैं। ऑपरेशन कौन सा करना है ये पता करना है कि वो एडिशन होगा। उसका आउटकम क्या आना चाहिए कि वो 2 नंबर जो इनपुट करेंगे वो उनका एडिशन विल बी द आउटकम, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये सारे काम करने, वो ऐसे दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को, यानी कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना। पुल बनाना तो पहले इकट्ठा करोगे ना कि बनाना क्या, करना क्या है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर रिक्वायरमेंट ही गलत हो गई, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, करना था एडिशन, कर दिया मल्टीप्लिकेशन, समझ गया कि नहीं मल्टीप्लिकेशन करना है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ही गलत है, इसलिए सबसे सीनियर व्यक्ति को या टीम ऑफ सीनियर मेंबर ऑलवेज कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स। वो पूछते हैं बनाना क्या बताओ हमें, तब वो डेवलपर को जाके बताते हैं, डिजाइनर को जाके बताते हैं, टेस्टर को जाके बताते हैं, कोडिंग को यानी कि डॉक्यूमेंट वाले को बताते हैं। उनको बताते हैं कौन? जो सीनियर लोग होते हैं, जो रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने का काम करते हैं। किसी किसी जगह आपको ये दोनों जो एसडीएलसी की 2 फेज हैं वो एक ही मिलेगी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना और उन्हें डिफाइन करना। अल्टीमेटली इनका आउटकम क्या आता है? इनका आउटकम आता है कि इससे एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, इनसे एक डॉक्यूमेंट बनता है, ब्लैक ले लेता हूं पेन, एक डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एसडीएलसी, सॉरी उसे क्या बोलते हैं? एसआरएस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना, फिर उसकी डिजाइनिंग बनाना। डिजाइनिंग करते हैं डिजाइनिंग टूल का यूज करके, डिजाइनिंग करते हैं डिजाइनिंग टूल्स का यूज करके। टूल्स जैसे कौन कौन से हैं? जैसे कि फ्लो चार्ट आपने पढ़ा होगा। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज ए डिजाइनिंग टूल। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक इज नोन एज फ्लो चार्ट। या एक डिसीजन ट्री होता है, ये नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये होता है डिसीजन ट्री होता है, फ्लो चार्ट होता है, स्ट्रक्चर चार्ट होता है, ऐसे बहुत सारे डिजाइनिंग
टूल्स होते हैं, है ना। एल्गोरिथम इज वन ऑफ द डिजाइनिंग टूल। एल्गोरिथम तो पढ़ी है आपने, जब आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा तो आपने एल्गोरिथम पढ़ा है, जो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक इन एनी लैंग्वेज, इन एनी सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एल्गोरिथम बोलते हैं। उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट बोलते हैं। दीज आर दी फेमस डिजाइनिंग टूल। इनका यूज करके हम ये समझाते हैं कि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर में करना क्या है। फिर हम कोडिंग करते हैं, दिस इज नेक्स्ट फेज, कोडिंग करना, कोड बनाना, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड बनाते हैं। उसके बाद जब कोड बन जाता है तो टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग को दो तरह की फेमस है मार्केट के अंदर, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग होती है कि जैसे मैं बनाने वाला हूं, जिनके लिए बना रहा हूं उन्हें अपने यहीं बुला लिया, कंपनी में बुला लिया, भाई आओ मेरे यहाँ चेक करो। या बीटा टेस्टिंग वो है कि जिसके लिए बना रहा हूं वहां चले गए, अब इसके फायदे नुकसान है, मेरे यहाँ आएंगे तो कुछ लिमिट में बताएंगे, वहां जाऊंगा तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, बताएंगे ना ऐसे करना था, ये करना था। दोनों के अपने फायदे नुकसान है, लेकिन टेस्टिंग करनी पड़ती है। और भी बहुत तरह की टेस्टिंग होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, बहुत तरह की तमाम टेस्टिंग है मार्केट के अंदर जो हम यूज करते हैं जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ की साइकिल में टेस्टिंग फेज में आते हैं। उसके बाद डिप्लॉय करते हैं, जिसके लिए बनाना है उसे डिप्लॉय करते हैं, यानी कि इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं। और इंप्लीमेंटेशन भी अपने आप में एक बड़ा काम है। उसके बाद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये सब क्या है, दिस इज दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की एक अपनी लाइफ साइकिल है, अलग अलग फेजेस से होकर एक सॉफ्टवेयर को गुजरना होता है। हर फेज का इनपुट और आउटपुट उसकी फेज के अकॉर्डिंग होता है। तो दिस इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज ए सिस्टमैटिक step by step process used to develop high quality software in a planned, control and cost effective manner। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे काम करती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक प्लानिंग है एक तरह की सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। एसडीएलसी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप एसडीएलसी का यूज नहीं करेंगे, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूज नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से कभी भी कुछ करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। विजिबिलिटी नहीं आ पाएगी, क्वालिटी आपकी नहीं बन पाएगी, रिस्क आते रहेंगे और आपको कॉस्ट जो होगी ना पता ही नहीं चलेगा कितने पैसे लग गए, क्या रह गए। तो सब एसडीएलसी विजिबिलिटी लाता है, क्या काम हो चुका है, कितना बाकी है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, टेस्टिंग होती है तो क्वालिटी इंप्रूव होती है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है उसके अंदर क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं पता लग जाती हैं, और कॉस्ट का पता चलता रहता है एसडीएलसी से। स्टेज 1 क्या है? सबसे पहला प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं और अपना एक प्लान बनाते हैं, है ना। कैसे करते हैं, क्या पर्पज है? टू अंडरस्टैंड व्हाट द यूजर नीड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। यूजर से पूछते हैं भाई आपको क्या बनवाना है। टू डिफाइन फंक्शनल नॉन फंक्शनल। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, दिखना कैसा है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और इससे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है पहली फेज में? इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर, जिनके लिए बनाना है या जो उनके स्टेक होल्डर है उससे मिलना होता है, मीटिंग करनी होती है, वो यूजर भी हो सकते हैं, जो डोमेन के एक्सपर्ट होते हैं उनसे मुलाकात होती है। रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कैसे? इंटरव्यू लेंगे या कोई क्वेश्चनायर बनाएंगे या कुछ वर्कशॉप करेंगे, उनसे बात करेंगे, है ना। ये सब किसके अंदर करते हैं? पहली फेज में। दूसरी फेज में डिफाइन कर लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर आपको एक ही जगह मिलेगा, लेकिन डिफाइन, अब बहुत सारी बातें यूजर से बात की, बहुत सारी पता चली, अब आपको एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट बनाना है, फाइनल करना है, तो आप उसे रिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं कि मुझे करना क्या है। उसके बताने का तरीका जिसके लिए बनाना है वो कंप्यूटर का आदमी नहीं है, उसको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर में कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो तो कुछ कुछ आपको बताता जाएगा, लेकिन क्या हो सकता है उसे डिफाइन करना, प्रॉपर तरीके से लिखना, यानी कि एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाना जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आपके इससे ऐसे ही बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एसआरएस, तो आप बताएंगे जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उनका एक डॉक्यूमेंट बनाना, दैट डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज बाइबल। एक तरह की बाइबल होती है, वो पूरा कलेक्ट कर लेते हैं, पूरी किताब बना लेते हैं कि भाई दिस इज द डॉक्यूमेंट, दिस इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अब काम करना शुरू कर दो। तो एक तरह की बाइबल होती है, ये वर्ड यूज होता है। तो सबसे पहला, दूसरा ये हुआ। तीसरा पे डिजाइन करते हैं,
डिजाइनिंग टूल का यूज करके डिजाइन करते हैं, जैसे कि डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन उसे बोलते हैं, वो एसआरएस था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, दिस इज द डिजाइन डॉक्यूमेंट। डिजाइनिंग टूल का यूज करके डिजाइनिंग फेज में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, फ्लो चार्ट का यूज करके एक्सप्लेन करेंगे प्रोसेस क्या है, या फिर डेटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे, या फिर उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, डिसीजन ट्री बनाते हैं, डिसीजन टेबल बनाते हैं। ये बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम डिजाइनिंग करते हैं। आउटपुट क्या होता है, हमें डिजाइन मिल जाता है कि कैसे हमें मिलेगा, क्या फॉर्म कैसे दिखाई देंगे, फॉर्म का क्या अपीयरेंस होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर उस पर कोड करना शुरू करते हैं। यानी कि डिजाइनिंग के बाद इतना सारा काम करने के बाद वो चौथी स्टेज है जिसके अंदर हम किसी प्रोग्रामर की टीम को वो डेटा देते हैं कि भाई अब इस तरीके से इस डिजाइनिंग के बेस पे, जैसे नक्शा बना के देते हैं ना, आर्किटेक्चर क्या होता है, नक्शा बना के देता है उसे कि अब आप इसे एक्चुअली बनाना शुरू कर दो। इसी तरीके से डिजाइन वाले डॉक्यूमेंट मिलने के बाद, डिजाइन किसके बेस पे बनता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बेस पे बनता है। जो एसआरएस क्रिएट हुआ, जो थ्योरी लिखी है, जो किताब छापी आपने, उसके बेस पे आप डिजाइनिंग करोगे, क्योंकि पिक्टोरियल समझना राइटिंग से, यानी कि जो टेक्स्ट में लिखा है उससे ज्यादा इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो डिजाइनिंग टूल का यूज करके डिजाइन करते हैं, और प्रोग्रामिंग का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को, जो प्रोग्रामर होते हैं उसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, एक मॉड्यूल को एक बार में टेस्ट करना उसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। सारे मॉड्यूल को मिला के इंटीग्रेट करके टेस्टिंग जो होती है उसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट करना उसे सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं। टेस्ट करने के बाद डिलीवर कर दिया, यूजर ने उसके ऊपर काम करना शुरू करा, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग आज तक मैनुअली काम कर रहे थे उनके सामने अगर सॉफ्टवेयर रखोगे तो सब बेकार बता देंगे, तो क्योंकि उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी का इशू आ जाएगा। उस समय पे जो टेस्टिंग होती है उसे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, एक बग की रिपोर्ट बन जाती है। रिपोर्ट का मतलब है कहीं फॉल्ट है, फेलियर है, एरर है, उसका टेस्ट केसेस जनरेट, क्वालिटी रिपोर्ट बन जाती है। तो ये सब किसमें होता है, ये टेस्टिंग फेज में होता है। अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती है, ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। टेस्टिंग फेज के अंदर सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। वो यूजर की लोकेशन पे जाके भी कर सकते हैं, वो जो प्रोग्रामर है या जो डेवलपर साइट है वहां पे आके भी लोगों को बुलाया जा सकता है कि भाई आइए अब हमने कुछ बनाया, इसे टेस्ट करके देखिए। तो अल्टीमेटली जो स्टेज 5 है दैट इज टेस्टिंग। उसके बाद डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट का मतलब जिसके लिए बना रहे हैं उनकी लोकेशन पे जाके, उनकी कंपनी में जाके, उनकी साइट पे जाके कंप्यूटर्स पे उसे डिप्लॉय करना, लाइव एप्लीकेशन प्रोवाइड करना। और यहां बात खत्म नहीं होती है, बात यहां मेन शुरू होती है, दैट इज मेंटेनेंस। दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर नाउअडेज कि ठीक है बनवाएंगे आपसे, मेंटेन कौन करेगा। अगर मान ले जाए हमें नहीं समझ में आएगा, ट्रेनिंग आपको करानी होगी, हम उसे नहीं समझ पाएंगे, यूज करना नहीं आएगा, उसकी ट्रेनिंग करानी होगी, या यूज करते हुए कुछ बग्स आएंगी, एरर आएगा, फॉल्ट आएगा, फेलियर आएगा, कौन ठीक करके देगा। अगर कुछ हमारा काम अब हमें समझ आया, यूज करते नहीं, ऐसा होना चाहिए था, लाइब्रेरी को कौन अपडेट करेगा, परफॉर्मेंस को कौन ट्यून करेगा, और नई फीचर अगर हमें ऐड करानी हो तो दूसरी कंपनी से तो बात करेंगे नहीं, आप ही से करेंगे। तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब मेंटेनेंस का पार्ट है, जिसमें कई बार अपडेट करते करते एक नया वर्जन भी क्रिएट हो जाता है, सॉफ्टवेयर का नया वर्जन भी बन जाता है। तो वो नया वर्जन कब बनता है, जब मेंटेनेंस में हम उसी टीम के साथ बात करते हैं तो एक नया वर्जन हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे डिस्कशन कर लिए, और लास्ट जो हमारा आज डिस्कशन था दैट इज एसडीएलसी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो यूनिट नंबर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक्टिविटीज एंड मेथोडोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज का ये पहला लेक्चर था ये आपको समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स बहुत जरूरी हैं, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, कोई मॉडिफिकेशन चाहिए या हमें और किसी टॉपिक को डिटेल में करना है, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।